ओलंपिक का आज शाम 4:30 बजे होगा औपचारिक उद्घाटन। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी को महिला वर्ग की रैंकिंग राउंड में मिले 9 अंक। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आज भी किया हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। टीएमसी सांसद शांतनु सेन निलंबित। मुख्यमंत्री आज राजधानी रांची में 84 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का कर रहे शिलान्यास। इनमें जयपाल सिंह स्टेडियम, मोरहाबादी मैदान और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण भी है शामिल। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 22 नए संक्रमित मिले। 32 मरीज हुए स्वस्थ। 13 जिलों में एक भी नया केस नहीं आया सामने। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज शाम 4:30 बजे जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। ओलंपिक में कुल 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। एक साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका दुनिया भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का उद्घाटन समारोह शुक्रवार की शाम आयोजित किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार उद्घाटन समारोह शाम 4:30 बजे शुरू होगा। कोविड-19 गाइडलाइंस के चलते सभी एथलीट्स उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। कुल मिलाकर 950 लोग उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। सभी एथलीटों को नियमों का पालन करना होगा। लगभग 2 मीटर की सामाजिक दूरी भी बनाकर रखनी है। सबको मास्क भी पहनकर रहना होगा। ये नियम है। हम कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। कोविड-19 प्रतिबंधों के चलते टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम काफी सादा होगा। अमूमन ओलंपिक उद्घाटन समारोह में नजर आने वाली चकाचौंध इस बार नदारद रहेगी। मौजूदा समय के हिसाब से आयोजित एक सादे समारोह में जापानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए इस बार ओलंपिक खेलों में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। ये दुर्भाग्यशाली है कि खेल इस स्थिति में आयोजित किए जा रहे हैं। एथलीट हर 4 साल में होने वाले इन खेलों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। 1 साल की देरी के कारण उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मैं खिलाड़ियों का समर्थन करता हूं कि वे खेलों का लुत्फ उठाएं और सुरक्षा से जुड़ी पूरी सावधानी भी बरतें। भारतीय ओलंपिक संघ के मुताबिक भारत की ओर से कुछ ही एथलीट और 6 अधिकारी उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम और भारत की राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। कुछ खेलों की स्पर्धाएं उद्घाटन समारोह के अगले ही दिन आयोजित होनी है। ऐसे में इन खेलों के खिलाड़ी समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। इनमें तीरंदाजी, जूडो, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, टेनिस, हॉकी और निशानेबाजी शामिल हैं। मार्च पास्ट जापानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत का नंबर 21वां होगा। इस बार भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा है। ओलंपिक में विभिन्न खेल आयोजनों का डीडी स्पोर्ट्स पर रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा डीडी न्यूज और डीडी इंडिया पर ओलंपिक के मद्देनजर रोजाना कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। डीडी न्यूज पर सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, शनिवार और रविवार शाम 5 बजे विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं डीडी इंडिया पर रोज रात 8:30 बजे विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट न्यूज, मिड डे प्राइम और न्यूज नाइट में खास सेगमेंट रहेगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। टोक्यो ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर 1 झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी आज सवेरे शुरू हुए व्यक्तिगत महिला वर्ग की रैंकिंग में 9वें स्थान पर रहीं। दीपिका ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाने की प्रबल दावेदार हैं। रैंकिंग में कमी आती गई। रियो ओलंपिक 2016 में वे रैंकिंग राउंड में 20वें स्थान पर थी। रैंकिंग राउंड में पहले 3 पोजीशंस पर कोरिया रहा। आनसान पहले, जंग मिनी दूसरे और कांगझी तीसरे स्थान पर रही। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया है। उन्होंने देश की कई जानी मानी हस्तियों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़कर ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं। इस पर है, ऐसे में ओलंपिक में भाग ले रहे हमारे एथलीटों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने विक्ट्री पंच अभियान की शुरुआत की। खेल मंत्री ने गुरुवार को संसद के बाहर अन्य सांसदों के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय एथलीटों के सपोर्ट में नारे लगाए। मैं अनुराग सिंह ठाकुर और मेरे साथ मेरे साथी सांसद भारतीय खिलाड़ियों का ओलंपिक्स में मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए और ये रहा हमारा विक्ट्री पंच। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी भारतीय ओलंपिक टीम को प्रेरित करते हुए ट्विटर पर वीडियो साझा किया। Here is our victory punch. Cheer for India! इस बीच बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो जारी किया है। मुझे यकीन है कि हमारी ढेर सारी एनकरेजमेंट और दुआओं से हमारे खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक्स में हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। मेरी टीम है आप सब अकियंस, तो अकियंस आप भी अपना वीडियो बनाइए अपनी टीम के साथ और #cheer for India के साथ उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए। अपने 5 दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा। याद रखिए, भारत की जीत, भारत की हार, हम सबको देना है भारत का साथ। वहीं क्रिकेटर कुणाल पांड्या ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एथलीटों का मनोबल बढ़ाने वाला वीडियो शेयर किया। इसके अलावा खेल मंत्री ने भाजपा मुख्यालय पर बी लाइक एन ओलंपियन अभियान की शुरुआत भी की। देश के युवाओं को चीयर फॉर इंडिया कैंपेन से जोड़ने के लिए और इसके साथ एक थीम को साथ में जोड़ने के लिए बहुत क्रिएटिव प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है। चीयर फॉर इंडिया, बी लाइक एन ओलंपियन। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 23 जुलाई से होने जा रही है। खेलों की इस महाप्रतियोगिता में अपना जलवा दिखाने के लिए भारत के सभी खिलाड़ी तैयार है। 1 साल की देरी से हो रहे इस ओलंपिक में भारत के 127 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। चीयर फॉर इंडिया अभियान से जुड़कर मशहूर फिल्म अभिनेता सलमान खान ने भी अपने अंदाज में एक वीडियो शेयर किया है। To our Indian Olympic team for the Tokyo Olympics, here's my victory punch. Cheer for India. संसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में आज विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से पेपर छीनकर फाड़ने के आरोप में टीएमसी सांसद शांतनु सेन को निलंबित कर दिया गया है। शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। शांतनु सेन पर आरोप है कि वे कथित जासूसी कांड पर केंद्रीय मंत्री को बोलने से रोक दिया। राज्यसभा के सभापति ने सांसद शांतनु सेन के खिलाफ यह कार्रवाई की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उन्नत किस्म के इस्पात उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश में इस किस्म के इस्पात बनाने वाली कोई भी कंपनी इस योजना का लाभ ले सकती है। लद्दाख को विशेष सौगात दी गई। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को शिक्षा, विकास और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए पहले फैसले में लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह विश्वविद्यालय लद्दाख में अन्य शिक्षण संस्थाओं के लिए भी एक मॉडल का कार्य करेगा। देश में स्टील उत्पादन का आयात कम हो और इस क्षेत्र में देश आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए सरकार ने
6,322 करोड़ रुपए की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। इसमें 5,25,000 रोजगार का सृजन होगा। सरकार का मानना है कि इससे निवेश भी आकर्षित होगा, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राजधानी रांची में 84 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इन योजनाओं में जयपाल सिंह स्टेडियम, मुरहाबादी मैदान और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण शामिल है। इसके अलावा कांके रोड में अर्बन हाट का निर्माण, सहजानंद और अरगोड़ा चौक का सुधार कार्य भी शामिल है। साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों पर पेवर्स, चेकर्स और स्टील रेलिंग लगाने का काम भी शुभारंभ किया जा रहा है। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री एवं जिला योजना समिति के प्रभारी सत्यानंद भोक्ता ने कल रामगढ़ जिले का दौरा किया और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बाद में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। मौके पर श्री भोक्ता ने कहा कि जिले के विकास के लिए जो मापदंड हैं, उसके अनुरूप लोगों को लाभ मिलना चाहिए। जोहार परियोजना के तहत कुल 131 लाख के 30 सोलर आधारित लघु सिंचाई योजना को पूर्ण आज का जो बैठक हुई, क्योंकि राज्य में कोविड-19 के चलते पदाधिकारी काम कर रहे हैं, काम संतोषजनक है और किसी तरह का शिकायत नहीं मिली है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि रामगढ़ जिला के विकास के लिए सभी विभाग से जो मापदंड है, उससे जो आवंटन मिलता है उससे अधिक से अधिक लाभ मिले और गांव-गांव में विकास योजनाएं पहुंचे, ताकि हम लोगों को, हर लोगों को। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 38,740 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 342 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 38,740 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.36% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 4,05,513 हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.14% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.12%, जो लगातार 32 दिन से 3% से कम बना हुआ है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं, वहीं 32 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य के 13 जिलों में एक भी नया केस सामने नहीं आया है। देवघर में सबसे अधिक 5, रांची में 3, सरायकेला, सिमडेगा, कोडरमा, रामगढ़ और धनबाद में 2-2 केस मिले हैं। वहीं बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और पलामू में 1-1 नए मरीज मिले हैं। राज्य में अब कुल सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 305 हो गई है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। देश में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 42 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीका दिया जा चुका है। 42 करोड़ 34 लाख 17 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में 54,76,423 टीके लगाए गए। लोहरदगा जिले में नक्सलियों द्वारा पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पेशरार चैनपुर सड़क पर शक्तिशाली आईडी बम बिछाया गया था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद बम निरोधक दस्ते ने उसे डिफ्यूज कर दिया। इस अभियान का नेतृत्व सीआरपीएफ 158 बटालियन के द्वितीय कमान अधिकारी आरबी फिलिप, अभियान डीएसपी दीपक पांडे एवं पेशरार थाना के थाना प्रभारी ऋषिकांत संयुक्त रूप से कर रहे थे।
राज्य के पुलिस महानिदेशक की पहल पर शुरू की गई उपकरण बैंक में कई लोगों ने अपने पुराने स्मार्ट मोबाइल और लैपटॉप जमा किया है। उपकरण बैंक जमा किए गए इन सामग्रियों का वितरण गरीब परिवार के बच्चों के बीच किया जाना है। इसी कड़ी में कल रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने जरूरतमंद 6 छात्राओं के बीच कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन का वितरण किया। राज्य में एक बार फिर मानसून की सक्रियता से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों से राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम और भारी बारिश के कारण किसान अपने अपने खेतों में धान की रोपनी करने में जुट गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात होने की भी आशंका है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ के 2 युवकों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद करते हुए मोटरसाइकिल से लगभग 6000 किलोमीटर की यात्रा तय की। इस यात्रा से वापस लौटने के बाद इन मोटरसाइकिल सवारों का जिले में जोरदार स्वागत किया गया। शाह ने मोटरसाइकिल से यात्रा कर देश के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक खारदुंगला पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को बुलंद किया। 17,982 फीट की ऊंचाई पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देकर वापस चाईबासा लौटने पर दोनों युवकों का जोरदार स्वागत हुआ। लगभग 6000 किलोमीटर का सफर हो गया। वहाँ जाके हम लोग यही संदेश दिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सबसे ऊंची दर्रा में जहाँ खारदुंगला है, उसका नाम खारदुंगला है और बहुत अच्छा लगा। चक्रधरपुर पहुंचने पर लोगों ने माला पहनाकर बाजे गाजे से इनका स्वागत किया। इसके साथ ही घर पहुंचने पर परिजनों ने भी युवकों का आरती उतारकर स्वागत किया। ये दोनों युवक सोनुआ से 1 जुलाई को निकले थे और 12 दिनों की यात्रा कर लेह जिला स्थित खारदुंगला दर्रा पर पहुंचे थे। हम लोग खारदुंगला पहुंचे और अपना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश को रास्ता भर पहुंचाया। सभी जनमानस को पहुंचाते वहाँ पहुंचे हैं। कुल 22 में करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा कर दोनों युवकों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को बुलंद करते हुए लोगों को जागरूक किया। दूरदर्शन समाचार के लिए चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय की फटकार के बाद रांची जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में परंपरागत जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने का अभियान इन दिनों चल रहा है। इस दौरान दर्जनों घर तोड़े जा चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यहां से हाईकोर्ट की फटकार के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में परंपरागत जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। आज रांची डीसी और नगर आयुक्त ने संयुक्त रूप से अभियान का जायजा भी लिया। जेसीबी की मदद से अब तक दर्जनों घर तोड़े जा चुके हैं। डीसी के अनुसार सर्वे कर ऐसे घरों को चिन्हित कर अभियान चलाए जा रहे हैं जो जल स्रोतों के अतिक्रमण क्षेत्र में पड़ते हैं। पहले ही जितने भी रांची शहरी क्षेत्र में और जिले में जितने भी हमारे वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो काके डैम हो, हरमू रिवर है, हिनू नदी है, गितलसूट डैम है, हटिया डैम है, बड़ा तालाब है, इनके अलावा कई अन्य भी वाटर बॉडीज हैं। इन सभी का सर्वे ऑलरेडी हम लोग के द्वारा किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, और कुछ अतिक्रमणकारियों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया और उनको हटाया भी जा रहा है। बीपीएल एक्ट के अंतर्गत, बिहार पब्लिक लैंड इन्फोर्समेंट एक्ट के अंतर्गत उसको हटाया भी जा रहा है। साथ ही साथ जो म्यूनसिपल बायलॉज है उसमें भी जैसे आपको अभी नगर आयुक्त ने बताया होगा कि कोई भी वाटर बॉडीज़ के 15 मीटर के दायरे में अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो उसको अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन मानते हुए निगम के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राजधानी की धुरवा, कांके डैम और हरमू नदी के किनारे पर अतिक्रमण कर लोगों ने अवैध घर बना लिए हैं, जिसके कारण इन जल स्रोतों के सूखने का खतरा मंडराने लगा है। हाईकोर्ट में इस बाबत पीआईएल भी दाखिल किया गया था। इसके पश्चात ही हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि अविलंब अतिक्रमित जल स्रोतों की जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। सरकार को निश्चित प्रस्ताव जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग का जो दिल्ली में जिस मॉडल पे काम होता है कि दिल्ली में जिस तरह से कोई या मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस तरह से किसी अवैध निर्माण की मॉनिटरिंग की जाती है, हम लोग भी एक डेडिकेटेड टीम बनाकर कुछ एडिशनल मैन पावर उसमें पूल करके हम लोग डाल रहे हैं
ताकि इन फ्यूचर जो है ऐसी चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। हाईकोर्ट की फटकार के बाद नींद से जागे प्रशासन के द्वारा घर तो तोड़े जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि घर बने किसकी मदद से। घर टूट जाने का गम स्थानीय लोगों की आंखों में आंसू बनकर भी बहते नजर आए। अब सवाल ये भी उठता है कि ये लोग जाएं तो जाएं कहां। सरकार को इनकी भी सुध लेने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। साहिबगंज जिले में इन दिनों मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसानों के लिए आमदनी का बेहतर जरिया साबित हो रहा है। जिले के दर्जनों गांव के किसान मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। सिरासिन और गोपालपुर सहित दर्जनों गांव के किसानों का आमदनी का मुख्य साधन मधुमक्खी पालन बन गया है। बाजार में शहद और इसके उत्पादों की बढ़ती मांगों के कारण किसानों के लिए मधुमक्खी पालन अब वरदान साबित हो रहा है। 10 साल से मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, बच्चे लोगों को भी सिखा रहे हैं। लॉकडाउन में ये फायदा बहुत अच्छा हुआ है। 10,000 महीना हो जा रहा है। किसानों का मानना है कि वैश्विक महामारी कोरोना काल में मधुमक्खी पालन से प्रत्येक माह लगभग 15,000 रुपए तक की आमदनी हो जा रही है। कई किसान पिछले 10 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। कोरोना का वजह से शहद का डिमांड ज्यादा है। इस बार हर साल हर महीना में 10-15 हजार हो जाता है। मैं 15-16 साल से काम कर रहा हूँ। लॉकडाउन में बहुत अच्छा फायदा हुआ है और बच्चे लोग को भी सिखा रहे हैं। मधुमक्खी पालन कम लागत में बेहतर आमदनी का सशक्त जरिया है। साहिबगंज जिले में इन दिनों मधुमक्खी पालन कुटीर उद्योग के रूप में किसानों की आय वृद्धि के लिए बेहतर माध्यम साबित हो रहा है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा से विश्व कराह रहा है, लेकिन अगर आप आपदा में अवसर की बात करें तो यह अवसर बखूबी पाकुड़ जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चे सरकार द्वारा जारी अभियान मोहल्ला क्लास की मदद से उठा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व करा रहा है, लेकिन अगर आपदा में अवसर की बात करें तो यह अवसर बखूबी पाकुड़ जिले के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले बच्चे सरकार के द्वारा निर्देशित मोहल्ले क्लास की मदद से उठा रहे हैं। यहाँ मोहल्ला क्लास की मदद से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ गरीब बच्चों को भरपूर मिल रहा है। मोबाइल घर में नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाते थे। दूसरे लोग आ रहे गांव में आ गए हैं, हम लोग को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हम लोग गरीब आदमी है, अभी तो पढ़ाई करने नहीं सकते हैं, मोबाइल में नहीं है। मेला में आ रहा है, मास्टर सब पढ़ाई करता है। दरअसल लॉकडाउन लगने के बाद स्कूल में पठन पाठन बंद हो गया था। ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई थी, लेकिन नेटवर्क और एंड्रॉयड फोन नहीं रहने के कारण बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे। झारखंड सरकार के द्वारा मोहल्ले क्लास के कॉन्सेप्ट ने छात्रों की जिंदगी में बदलाव ला दिए हैं। वे पढ़ रहे हैं और अब आगे बढ़ भी रहे हैं। मतलब पहले जो पढ़ाई होता था ज्यादा अच्छा नहीं होता था। ऑनलाइन क्लास ज्यादा नेट का प्रॉब्लम हो जाता था, कभी कभी अचानक कट जाता था, इसलिए अच्छा नहीं हो पा रहा था। अभी जो मोहल्ला पढ़ाई हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आ रहे हैं यहाँ पढ़ने, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। गुणों पर गौर करें तो इलाके के स्कूलों में नामांकित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 27,000
ही ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा पा रहे थे। मोहल्ला क्लास का प्रचलन बढ़ा तो बच्चे भी उसकी तरफ खींचे चले आए। एक शिक्षिका बताती हैं कि लॉकडाउन के कारण बच्चे खेलने और मवेशियां चराने में ही समय बिता रहे थे, लेकिन अब स्थितियां बदली है। वे अब मोहल्ले क्लास का रुख कर रहे हैं। ऑनलाइन जो क्लास हम लोग शुरू किए तो ज्यादातर बच्चा माने 25% ही बच्चा जैसे जोड़ पाता है इसमें ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि स्मार्टफोन तो बच्चों के सबके पास नहीं है। बहुत ही माने हमारा जो स्कूल का एरिया है पीछे बहुत ही गरीब एरिया से बच्चे सब आते हैं। तो कंटेंट हम लोग जो भेजते थे तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आता था, हो सकता है बच्चे के पास मोबाइल नहीं हो, गार्जियन अपने साथ काम में ले गए हों, या फिर नेट का प्रॉब्लम हो जाए, तो ये दिक्कत हो जाती थी। दरअसल सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरा उतारने में सबसे बड़ी भूमिका रहा जिले के उपायुक्त की, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से मोहल्ले क्लास की अवधारणा को धरातल पर उतारा और शिक्षकों ने भी उनका भरपूर साथ दिया और नतीजा आज सामने है। बच्चे मोहल्ले क्लास से लाभान्वित हो रहे हैं। क्या कहते हैं उपायुक्त? कोविड के जो गाइडलाइंस हैं उसको लेकर के वो जो उस मोहल्ले में जो शिक्षक रहते हैं वो शिक्षक अपने ही एरिया में 10 बच्चे या 15 बच्चों का जो छोटा सा ग्रुप है उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक ओपन ग्राउंड में बैठा करके करीब 2 से 3 घंटे का रोजाना क्लास ले रहे हैं। पाकुड़ जिले में मोहल्ला क्लास की शुरुआत से बेपटरी हो चुके छात्रों की पढ़ाई पुनः पटरी पर आती दिख रही है और ये संभव हो पाया इलाके के शिक्षकों की लगन और उपायुक्त के सार्थक पहल की बदौलत। मोहल्ला क्लास का कॉन्सेप्ट आज पाकुड़ जिले के इलाके में सफल प्रयोग बन चुका है। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सभी से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। साथ ही सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक का आज शाम 4:30 बजे होगा औपचारिक उद्घाटन। झारखंड की तीरंदाज दीपिका कुमारी को महिला वर्ग की रैंकिंग राउंड में मिले 9 अंक। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आज भी किया हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। टीएमसी सांसद शांतनु सेन निलंबित। मुख्यमंत्री आज राजधानी रांची में 84 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का कर रहे शिलान्यास। इनमें जयपाल सिंह स्टेडियम, मोरहाबादी मैदान और बड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण भी है शामिल। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के 22 नए संक्रमित मिले। 32 मरीज हुए स्वस्थ। 13 जिलों में एक भी नया केस नहीं आया सामने।